हेलो दोस्तों। अब हम सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की जो हमारी एमसीक्यू क्लास है इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू हैं वो करेंगे। तो इसमें आज का हमारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का पहला एमसीक्यू है। विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस भाग में विहित है? विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन। ऑप्शन है भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड या सभी भागों में। तो जो विभिन्न प्राधिकारी हैं उनको जो वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है वह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग 3 में विहित है, भाग पार्ट थर्ड में। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में जिन त्रुटियों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पता लगाया जाता है तथा जिनमें लेखों के शुद्धिकरण आवश्यक है उनका विवरण किस प्रपत्र में संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है? GA15, GA1, GA17 या GA18। तो जो राजस्व प्राप्तियों का जो वर्गीकरण है और उनमें त्रुटियों का जो विभागीय अधिकारियों द्वारा पता लगाया जाता है तथा जिनमें लेखों के शुद्धिकरण आवश्यक है एवं उनका विवरण है वह GA15 है। GA15 के प्रपत्र में संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम जो रूल 41 है उसमें अधीनस्थ कार्यालयों की जो आंतरिक जांच लेखा परीक्षा की व्यवस्था है वह किस संबंध में की गई है? ऑप्शन है व्यय से संबंधित, प्राप्तियों से संबंधित, व्यय एवं प्राप्तियां दोनों से संबंधित या नियम 41 में जो रूल 41 है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 41 या रूल 41 है उसमें जो अधीनस्थ कार्यालयों की जो आंतरिक जांच और लेखा परीक्षा की व्यवस्था है वह प्राप्तियों के संबंध में की गई है, रिसिप्ट्स के संबंध में या प्राप्तियों के संबंध में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब तक प्राधिकृत नहीं किया गया हो कोई भी कार्यालय सरकारी बकाया या अन्य धनराशि से अधिकतम कितनी राशि नगद में प्राप्त कर सकता है? 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 1,000 रुपए या 500 रुपए। तो जब तक प्राधिकृत नहीं किया गया हो कोई भी कार्यालय सरकारी बकाया या अन्य धनराशि से अधिकतम 500 रुपए की नगद राशि प्राप्त कर सकता है, 500 रुपए। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरकारी कार्यालय में जमा कराए गए धन की मूल रसीद जमाकर्ता द्वारा खो जाती है तो सरकारी कार्यालय जारी कर सकता है डुप्लीकेट रसीद, रसीद की प्रति, भुगतान प्राप्ति का प्रमाण पत्र बिना कोई फीस लिए या भुगतान प्राप्ति का प्रमाण पत्र निर्धारित फीस जमा करवाने पर। तो जो यदि कोई सरकारी कार्यालय में जमा कराए गए धन की मूल रसीद जमाकर्ता द्वारा खो जाती है तो जो सरकारी कार्यालय है वह भुगतान प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, वो भी निर्धारित फीस जमा करवाने पर। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा किस प्रपत्र में रोकड़ पुस्तिका का संधारण किया जाएगा? तो जो सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला सरकारी कर्मचारी है उसके द्वारा किस प्रपत्र में रोकड़ पुस्तिका का संधारण किया जाएगा? GA47, GA48, GA49 या GA50। तो जो सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला सरकारी कर्मचारी है उसके द्वारा जो GA48 है उसके प्रपत्र में रोकड़ पुस्तिका का संधारण किया जाएगा, GA48। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब तक एक कार्यालय अध्यक्ष रोकड़ पुस्तिका में नगद शेष को सत्यापित करेगा तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र अभिलिखित करके उस पर अपने हस्ताक्षर में दिनांक के करेगा, प्रत्येक सप्ताह के अंत में, प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक तिमाही के अंत में या प्रत्येक वर्ष के अंत में। तो इसमें है कब तक, कब एक कार्यालय अध्यक्ष है वह रोकड़ पुस्तिका में नगद शेष को सत्यापित करेगा तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र अभिलिखित करके उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, प्रत्येक सप्ताह के अंत में, प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक तिमाही के अंत में या प्रत्येक वर्ष के अंत में। तो जो प्रत्येक माह के अंत में, जो प्रत्येक मंथ होता है, प्रत्येक माह होता है, उसके अंत में एक कार्यालय अध्यक्ष है वह रोकड़ पुस्तिका में नगद शेष को सत्यापित करेगा तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र अभिलिखित करके उस पर अपने हस्ताक्षर मय दिनांक के करेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में कैशियर के कर्तव्य दिए गए हैं? नियम 58 में, नियम 69 में, नियम 60 में, नियम 61 में। रूल 58, रूल 69, रूल 60 या रूल 61। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो रूल 60 या नियम 60 है उसमें, नियम 60 है उसमें जो कैशियर है उसके कर्तव्य दिए गए हैं नियम 60 में। ठीक है। आज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स।
ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की वे वित्तीय शक्तियां जो किसी अन्य विभाग या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं, वो किसमें निहित होंगी? वित्त विभाग में, महालेखाकार में, निदेशक कोष एवं लेखा में, या संबंधित कोष अधिकारी में? तो राज्य सरकार की वे वित्तीय शक्तियां जो किसी अन्य विभाग या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं, वे वित्त विभाग में निहित होंगी, वित्त विभाग में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में स्वीकृतियां कब व्यपगत होंगी का प्रावधान है? नियम 70 में, नियम 71 में, नियम 72 में, या नियम 75 में? रूल 70, रूल 71, रूल 72 या रूल 75? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसका जो नियम या रूल 72 है उसमें स्वीकृतियां कब व्यपगत होंगी इसका प्रावधान है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समस्त चेक जो सरकारी सिक्योरिटी प्रेस से मुद्रित करवाए जाएंगे, इन सभी चेकों का स्टॉक रखने और अभिलेख संधारित करने के लिए केंद्रीय कोषागार होगा। उपयुक्त सही सेट का चुनाव कीजिए। वित्त विभाग कोषागार अजमेर, महालेखाकार कोषागार जयपुर, निदेशक निरीक्षण विभाग कोषागार जयपुर शहर, निदेशक कोष एवं लेखा कोषागार जयपुर शहर। तो समस्त चेक जो सरकारी सिक्योरिटी प्रेस से मुद्रित करवाए जाएंगे, इन सभी चेकों का स्टॉक रखने के लिए जो निदेशक कोष एवं लेखा कोषागार जयपुर शहर है वह केंद्रीय कोषागार होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के किस नियम में बिल तैयार करने एवं उसके प्रारूप के संबंध में प्रावधान किया गया है? नियम 78, नियम 79, नियम 80 या नियम 81? रूल 78, रूल 79, रूल 80 या रूल 81? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 79 या रूल 79 है उसमें बिल तैयार करने और उसके प्रारूप के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य नियम के रूप में वो क्या राशि है जिसके लिए सरकारी कार्यालय द्वारा चेक जारी नहीं किए जाते हैं? 10,000 रुपए से कम, 5,000 रुपए से कम, 1,000 रुपए से कम, या 100 रुपए से कम? तो सामान्य नियम के रूप में 100 रुपए से कम, सामान्य नियम के रूप में 100 रुपए से कम राशि के लिए सरकारी कार्यालय द्वारा चेक जारी नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 255 संबंधित है प्रतिदायों की स्वीकृति से, प्रतिदायों के वर्गीकरण से, प्रतिदाय करने की प्रक्रिया से, या प्रतिदाय आदेश की वैधता से? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 255 है वह प्रतिदाय करने की प्रक्रिया से संबंधित है, प्रतिदाय करने की प्रक्रिया से संबंधित। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्रतिदाय के लिए आदेश उसके जारी किए जाने की दिनांक से कितने माह तक के लिए प्रवर्त रहेगा? 1 माह, 2 माह, 3 माह, या 6 माह? तो राजस्व प्रतिदाय के लिए आदेश उसके जारी किए जाने की दिनांक से 3 माह के लिए प्रवर्त रहेगा, 3 माह के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए ली गई भूमि के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 258 है, नियम 258 है, उसमें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए ली गई भूमि के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में से किस मामलों में अनुदान के लिए उपयोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है? पंचायत समितियों के मामले में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दिए गए अनुदानों के लिए, पंचायत समितियों के मामलों में सामान्य प्रयोजनों के लिए दिए गए अनुदानों के लिए, पंचायत समितियों के मामले में दिए गए समस्त अनुदानों के लिए, या पंचायत समितियों के मामले में 31 मार्च 1970 को या उसके पहले जारी किए गए समस्त अनुदानों के लिए? तो जो पंचायत समितियों के मामलों में जो विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जो दिए गए अनुदान है, पंचायत समितियों के मामलों में जो विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दिए गए अनुदान है उनके लिए जो उपयोजन प्रमाण पत्र है वह प्रस्तुत करना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 292 संबंधित है छात्रवृत्तियों से, स्टाइपेंड से, विवेकाधीन अनुदान से, या स्वीकृति प्राधिकारी के कर्तव्य से? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 292 है वह विवेकाधीन अनुदान से संबंधित है, विवेकाधीन अनुदान से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक निकायों, संस्थाओं या सांविधिक निकायों को सहायता अनुदान स्वीकृत करने एवं भुगतान करने के लिए स्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किए जाने वाले निर्देशों का प्रावधान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में किया गया है?
नियम 286, नियम 287, नियम 288 या नियम 289। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 287 है, रूल 287 है, उसमें सार्वजनिक निकायों, संस्थाओं या सांविधिक निकायों को सहायता अनुदान स्वीकृत करने एवं भुगतान करने के लिए जो स्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किए जाने वाले निर्देशों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की आकस्मिकता निधि परिभाषित है? तो जो राज्य की आकस्मिकता निधि है वह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? अनुच्छेद 266(1), अनुच्छेद 266(2), अनुच्छेद 267(1) या अनुच्छेद 267(2)। तो जो भारत का संविधान का जो अनुच्छेद है 267 टू 267(2), उसमें राज्य की आकस्मिकता निधि को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मासिक देयता विवरण किस प्रपत्र में बनाया जाता है? GA19, GA27, GA21 या GA22। तो नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करने के लिए जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा जो मासिक देयता विवरण है वह GA27 के प्रपत्र में बनाया जाता है, GA27। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विभाग अध्यक्षों के कार्यालयों में रखे गए लेखों की आंतरिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा की जाती है। यदि कोई गंभीर अनियमितताएं पाई जाती है तो उसकी सूचना महालेखाकार, संबंधित कोषाधिकारी, वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग, महालेखाकार एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजा जाएगा। तो जो विभाग अध्यक्षों के कार्यालयों में रखे गए जो आंतरिक जांच, जो विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में रखे गए लेखों की आंतरिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा की जाती है, और यदि उनमें कोई गंभीर अनियमितताएं पाई जाती है तो उसकी सूचना वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक निधि से व्यय की जाने वाली सभी संविदाओं या करारों को करने के लिए शक्ति प्राप्त अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में दिए गए हैं? नियम 17 है, नियम 18 है, नियम 19 या नियम 20। तो जो लोक निधि से व्यय की जाने वाली सभी संविदाओं या करारों को करने के लिए जो शक्ति प्राप्त अधीनस्थ प्राधिकारी हैं उनके द्वारा जो पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत है वह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 19 में दिए गए हैं, नियम 19 में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखाधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों, लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं दायित्व किन परिशिष्टों में दिए गए हैं? परिशिष्ट 4 एवं 5, परिशिष्ट 2 एवं 3, परिशिष्ट 1 एवं 2 या परिशिष्ट 6 एवं 7। तो जो लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकारों एवं जो कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं दायित्व है वह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो परिशिष्ट 4 एवं परिशिष्ट 5 है उनमें दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यालय के राजस्व एवं व्यय के अंकों को IFMS में दर्ज अंकों से संबंधित कोष उपकोष में मिलान करने हेतु कौन उत्तरदायी है? कार्यालय अध्यक्ष, नियंत्रण अधिकारी, महालेखाकार या विभाग अध्यक्ष। तो जो अपने कार्यालय के राजस्व एवं व्यय के जो अंक हैं उनको IFMS में जो दर्ज अंक हैं उनसे संबंधित कोष उपकोष में मिलान करने हेतु जो कार्यालय अध्यक्ष है वह उत्तरदायी है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भुगतानकर्ता द्वारा IFMS के अंतर्गत कोई भी ऑनलाइन भुगतान प्रेषण कराने संबंधित व्यवस्था को कहा जाता है EFPB, eSIN, eGRAS या GRN। तो जो भुगतान करता है उसके द्वारा जो IFMS के अंतर्गत कोई भी ऑनलाइन भुगतान या प्रेषण कराने से संबंधित व्यवस्था है उसको eGRAS कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भुगतानकर्ता को कार्यालय में प्राप्त राशि की रसीद फॉर्म संख्या में दी जाएगी GA55, 56, GA20, 21, GA53, 54 या GA40, 41। तो एक भुगतानकर्ता को कार्यालय में जो प्राप्त राशि है उसकी जो रसीद है वह फॉर्म संख्या GA55 या 56 और GA55, 56 में दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी द्वारा पदीय हैसियत से प्राप्त गैर सरकारी राशि जाएगी बैंक के बचत खाते में, कोष में व्यक्तिगत जमा खाते में, बैंक में सावधि जमा खाते में या पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में जमा की जाएगी। तो जो सरकारी कर्मचारी है उसके द्वारा जो पदीय हैसियत से प्राप्त गैर सरकारी राशि है वह कोष में व्यक्तिगत जमा खाते में जमा कराई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सिद्धांत वित्तीय औचित्य के स्तर में नहीं माना जाता है? भत्ते लाभ का स्रोत होने चाहिए, अवसर की मांग के अनुसार व्यय होना चाहिए, स्वयं की धनराशि
स्वयं की धनराशि की तरह लोक निधि के व्यय में सावधानी होनी चाहिए। यह सभी स्तर पर पूर्ण मितव्ययता होनी चाहिए। तो जो भत्ते हैं वह लाभ का स्रोत होना चाहिए। यह वित्तीय औचित्य का स्तर नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 266(1) में परिभाषित है स्थानीय निधि, आकस्मिकता निधि, राज्य की संचित निधि या इनमें से कोई नहीं। तो जो संविधान का अनुच्छेद 266(1) है उसमें राज्य की जो संचित निधि है उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी किराए योग्य भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग को सौंपा जाता है तो बकाया किराए की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा कार्यालय अध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी, विभागाध्यक्ष या वित्त विभाग। तो जब किसी किराया योग्य जो भवन है उसका रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग को सौंपा जाता है तो जो बकाया किराए की वसूली है उसके लिए जो विभागाध्यक्ष है वह जिम्मेदार होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मूल रसीद के खो जाने पर डुप्लीकेट रसीद जारी की जा सकती है। वित्तीय वर्ष में एक बार ही नकद शेष का सत्यापन करना चाहिए। डुप्लीकेट चाबियां बैंक लॉकर में रखी जाती है या गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। तो इनमें से जो सत्य है वह है कि गैर सरकारी राशि है उसको सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला कर्मचारी शिक्षा विभाग के अलावा भुगतानकर्ता को किस प्रारूप में रसीद जारी करेगा? जो सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला कर्मचारी है वह भुगतानकर्ता को किस प्रारूप में रसीद जारी करेगा शिक्षा विभाग के अलावा? GA48, GA56, GA57 या GA55? तो जो सरकार की ओर से जो राशि प्राप्त करने वाला कर्मचारी है वह भुगतानकर्ता को GA56 के प्रारूप में रसीद जारी करेगा शिक्षा विभाग के अलावा जितने भी विभाग हैं उनसे संबंधित। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है सामान्य विभाग की रसीद बुक, मिलान करना है सामान्य विभाग में रसीद बुक, शिक्षा विभाग में रसीद बुक, सरकारी राशि के लेन देन की रोकड़ पुस्तिका या गैर सरकारी राशि के लेन देन की रोकड़ पुस्तिका। तो इसमें GA55, 56, 48, 51, 50 इन सबको दे रखा है। तो जो सामान्य विभाग की रसीद बुक है वह GA55 में आती है, सामान्य विभाग की रसीद बुक GA55 में। ठीक है, शिक्षा विभाग की रसीद बुक है GA56 में आती है, सरकारी राशि के लेन देन की रोकड़ पुस्तिका है वह GA48 में आती है और जो गैर सरकारी राशि के लेन देन की रोकड़ पुस्तिका है वह GA50 में आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य विभाग की रसीद बुक GA55, शिक्षा विभाग की रसीद बुक GA56, सरकारी राशि के लेन देन की रोकड़ पुस्तिका GA48 या गैर सरकारी राशि के लेन देन की रोकड़ पुस्तिका GA50। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की ऐसी वित्तीय शक्तियां जो किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं, वो किसमें निहित हैं? आयोजना विभाग, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग या कानून एवं न्याय विभाग। तो राज्य सरकार की ऐसी वित्तीय शक्तियां जो किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं, वह वित्त विभाग में विहित हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हानियों के अपलेखन की समस्त स्वीकृतियां प्रत्येक मामले में जांच के लिए किसे भेजी जाएंगी? वित्त विभाग को, प्रशासनिक विभाग को, विभागाध्यक्ष को या महालेखाकार को? तो जो हानियों के अपलेखन की समस्त स्वीकृतियां हैं वह प्रत्येक मामले में जांच के लिए महालेखाकार को भेजी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध दावों का एक विवरण जिसमें सकल या मदवार दावे के स्वरूप और राशि का ब्यौरा होता है और इसमें साधारण रसीद शामिल है उसको कहा जाता है? व्यय विवरण पत्र, बिल, वाउचर या चालान? तो सरकार के विरुद्ध दावों का एक विवरण जिसमें सकल या मदवार दावे के स्वरूप और राशि का ब्यौरा होता है और इसमें साधारण रसीद शामिल होती है उसे बिल कहा जाता है। यह बिल को परिभाषित करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 3,000 रुपए से अधिक के सभी उपवाउचर को भेजा जाएगा वित्त विभाग को, कोषाधिकारी को, महालेखाकार को या निरीक्षण विभाग को? तो जो 3,000 रुपए से अधिक के सभी उपवाउचर हैं उनको महालेखाकार को भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चेक या बिल कब वाउचर बन जाता है? भुगतान हेतु कोष में प्रस्तुत करने पर, महालेखाकार राजस्थान द्वारा अंकेक्षित करने पर, विधिवत रसीद देने पर, उस पर भुगतान किया गया एवं निरस्त की मुहर लगाने पर और आंतरिक जांच दल द्वारा अंकेक्षित करने पर।
तो जो चेक या बिल होता है वह विधिवत रसीद देने पर और उस पर भुगतान किया एवं निरस्त की मोहर लगाने पर वह वाउचर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भुगतान की समस्त राशियां जिनकी रसीदों पर टिकट अवश्य लगाए जाने चाहिए जब तक वह स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त न हो। 5,000 रुपये या अधिक, 5,000 रुपये से अधिक होने पर, 10,000 रुपये या अधिक, या 5,000 से कम होने पर। तो भुगतान की समस्त राशियां अगर यदि वह 5,000 रुपये से अधिक हैं तो उनकी रसीदों पर टिकट अवश्य लगाए जाने चाहिए जब तक वह स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त न हो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समयातीत दावों के समर्थन में पूर्व जांच के लिए अपेक्षित नहीं है। कोषाधिकारी का एक प्रमाण पत्र के अभिलेख के अनुसार पूर्व के दावों का भुगतान नहीं किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष का एक प्रमाण पत्र के अभिलेख के अनुसार पूर्व में दावे का भुगतान नहीं किया गया है। संबंधित दावेदार का एक प्रमाण पत्र की पूर्व में दावे का भुगतान नहीं किया गया है, या संबंधित दावेदार का विधिवत टिकट लगा हुआ एक विहित प्रारूप में क्षतिपूर्ति बंद है। तो जो कोषाधिकारी का एक प्रमाण पत्र है कि अभिलेख के अनुसार पूर्व में दावे का भुगतान नहीं किया गया है, यह समयातीत दावों के समर्थन में पूर्व जांच के लिए अपेक्षित नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य नियम के रूप में कितनी राशि के चेक जारी नहीं किए जाएं जब तक कि ऐसा करना किसी विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय न हो। 100 रुपए से कम, 100 रुपए से अधिक, 500 रुपए से कम, या 500 रुपए से अधिक। तो सामान्य नियम के रूप में जो 100 रुपए से कम की राशि है उसके लिए चेक जारी नहीं किए जाएं जब तक कि ऐसा करना किसी विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय न हो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन या परिसीमा से संबंधित विधि के अन्य उपबंधों के अधीन सरकार के विरुद्ध समय बाधित दावे साधारण तौर पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे परंतु भुगतान से पूर्व जांच आवश्यक होगी। ऐसे दावों का कोई भी भुगतान विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा, या परिसीमा अधिनियम सरकारी लेन देन के संबंध में लागू नहीं है। तो जो परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची है उसके साथ जो पठित धारा 3 है उसके अधीन जो परिसीमा से संबंधित जो विधि के अन्य उपबंध हैं उनके अधीन सरकार के विरुद्ध सभी जो समय बाधित दावे हैं वह साधारण तौर पर जो दावे हैं उनका, ऐसे दावों का कोई भी भुगतान विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आयकर बिक्री कर संबंधी कटौती का प्रावधान है नियम 102 में, नियम 105 में, नियम 104 में, या नियम 103 में। तो आयकर या बिक्री कर जो से संबंधित जो कटौती है उसका प्रावधान है वह सामान्य वित्तीय लेखा नियम के नियम 105 में है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिदाय के बिल में यह प्रमाण पत्र कौन अंकित करेगा कि वास्तव में जो राशि कोषागार में जमा कराई गई थी इसे पहले आहरित नहीं किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, आहरण एवं वितरण अधिकारी, या प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रतिदाय के बिल में यह प्रमाण पत्र कार्यालय अध्यक्ष अंकित करेगा कि प्रतिदाय के बिल में यह प्रमाण पत्र कार्यालय अध्यक्ष अंकित करेगा कि वास्तव में जो राशि कोषागार में जमा कराई गई थी वह उसे पहले आहरित नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व वापसी के आदेश स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के द्वारा कब पुनर्वैध किए जाएंगे? यदि आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह में भुगतान नहीं हो, यदि आदेश जारी करने के दिनांक से 1 वर्ष में भुगतान नहीं हो, यदि आदेश जारी करने के दिनांक से 21 दिन में भुगतान नहीं हो, और यदि आदेश जारी करने के दिनांक से 6 माह में भुगतान नहीं हो। तो जो राजस्व वापसी के आदेश हैं वह स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के द्वारा पुनर्वैध किए जाएंगे यदि आदेश जारी करने के दिनांक से 1 वर्ष में भुगतान नहीं हो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे मामलों में जहां अनुदान ग्रहीता के लेखों की जांच निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान द्वारा नहीं की जाती है, ऐसे अनुदान के लिए उपयोजन प्रमाण पत्र स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किसे भेजा जाएगा? निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर, वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, महालेखाकार राजस्थान जयपुर, या निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर। तो ऐसे मामलों में जहां अनुदान ग्रहीता के लेखों की जांच निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान द्वारा नहीं की जाती है, ऐसे अनुदान के लिए जो उपयोजन प्रमाण पत्र है वह स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार राजस्थान जयपुर को भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्थानीय निकाय के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि कोषागार
कोषालय में जो व्यक्तिगत है वह निक्षेप खाता खोलना, राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलना, डाकघर में खाता खोलना या सहकारी बैंक में खाता खोलना। तो सरकार से सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाले जो प्रत्येक स्थानीय निकाय है उसके लिए है यह अनिवार्य शर्त है कि कोषागार में व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोलना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किस प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है? विभिन्न कानून बनाने के लिए, कानून एवं व्यवस्था के निदान हेतु, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रयोग व प्रत्यायोजन हेतु या सरकारी सहायता प्राप्त निकायों के नियंत्रण हेतु। तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रयोग एवं प्रयोजनार्थ हेतु विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नियम 3 ख के अंतर्गत एक अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को कोष से बिलों की राशि के आहरण तथा भुगतानों का वितरण करने के लिए कौन अधिकृत कर सकता है? विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, वित्त विभाग या कोषाधिकारी। तो जो नियम 3 है उसका भाग ख है, उसके अंतर्गत एक अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को कोष से बिलों की राशि का आहरण तथा भुगतानों का वितरण करने के लिए जो कार्यालय अध्यक्ष है वह अधिकृत कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो खंड 1 है वह उसमें दिए गए नियम है, राजस्व विभाग द्वारा निर्मित नियम, राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश, कार्मिक विभाग द्वारा निर्मित नियम या कानून एवं न्याय विभाग द्वारा निर्मित नियम। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसका जो खंड फर्स्ट है भाग 1 है उसमें जो दिए गए नियम है वह राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की प्राप्तियों की ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली कहलाती है ई ग्रास, ई निक्षेप, ई कर या ई भुगतान। तो राज्य सरकार की प्राप्तियों की जो ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली है वह ई ग्रास कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ई ग्रास है इलेक्ट्रॉनिक सरकारी राजस्व लेखा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक सरकारी राजस्व लेखा अनुभाग या इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा अनुभाग। तो ई ग्रास है वह है इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का लोक लेखा से आशय है एक ऐसी निधि जो परिभाषित है अनुच्छेद 266(1) में, अनुच्छेद 266(2) में, अनुच्छेद 267(2) में या अनुच्छेद 261(1) में। तो जो राज्य का लोक लेखा है उससे आशय एक ऐसी निधि से है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) में परिभाषित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 3 ख संबंधित है विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष घोषित करने से, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को बिलों पर अपनी ओर से हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत करने से, इन नियमों के किसी नियम या प्रावधान के उपबंधों के निर्वचन के बारे में संदेह होने पर निराकरण कराने से या किसी पद का राजपत्रित घोषित कराने से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 3 है उसका भाग ख है वह संबंधित है कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने किसी अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को बिलों पर अपनी ओर से हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत करने से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में वित्तीय औचित्य के स्तर की चर्चा की गई है? नियम 8 में, नियम 1 में, नियम 10 में या नियम 9 में? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है इसका जो नियम 10 है उसमें वित्तीय औचित्य के स्तर की चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के जो नियम 20 है उसमें प्रावधान है कि सार्वजनिक धनराशि विभागीय राजस्व स्टाम्प या संपत्ति की हानि की सूचना अविलंब दी जानी चाहिए संबंधित जिला कलेक्टर एवं महालेखाकार को, जिला कोषाधिकारी एवं उससे ठीक वरिष्ठ अधिकारी को, ठीक वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस थाने को या ठीक वरिष्ठ अधिकारी एवं महालेखाकार को। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 20 है उसमें प्रावधान है कि सार्वजनिक धनराशि विभागीय राजस्व स्टाम्प या संपत्ति की हानि की सूचना अविलंब रूप से ठीक वरिष्ठ अधिकारी एवं महालेखाकार को दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 21 के अनुसार वह राशि इंगित करे जितनी प्राकृतिक आपदा के कारण हुई हानियों की सूचना अविलंब राज्य सरकार एवं महालेखाकार को दी जानी चाहिए। 10,000 रुपए से अधिक, 15,000 रुपए से अधिक, 50,000 रुपए से अधिक या 1,00,000 रुपए से अधिक। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 21 है उसके अनुसार वह राशि 15,000 रुपए से अगर अधिक होती है तो जो प्राकृतिक आपदा के कारण हुई हानियों की सूचना विलंब राज्य सरकार एवं महालेखाकार को दी जानी चाहिए यदि 15,000 रुपए से अधिक राशि का नुकसान होता है तो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 27 में वांछित है कि विभाग अध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों से मासिक लेखा निर्धारित फॉर्म में प्राप्त करे, GA14, GA15, GA55 या GA13। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 27 है उसमें वांछित है कि जो विभाग अध्यक्ष है वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जो मासिक लेखे है वह GA13 के प्रपत्र या फॉर्म में प्राप्त करे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, महालेखाकार से लेखों का उद्धरण प्राप्त होने पर राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में त्रुटि पाए जाने पर जिन्हें लेखों में शुद्ध करना वांछित है उनका एक विवरण अग्रेसित किया जाएगा। कोषाधिकारी के माध्यम से विभाग अध्यक्ष को, विभाग अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को, अपने से ठीक वरिष्ठ अधिकारी को सीधे ही, या कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को। तो महालेखाकार से जो लेखों का उद्धरण प्राप्त करने पर, महालेखाकार से लेखों का उद्धरण प्राप्त होने पर राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में त्रुटि पाए जाने पर जिन्हें लेखों में शुद्ध करना वांछित है उनका एक विवरण है वह कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को अग्रेसित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ कार्यालयों में प्राप्तियों की आंतरिक जांच लेखा परीक्षा की व्यवस्था कराई जाती है। GFAR के नियम 41 के तहत विभाग द्वारा, GFAR के नियम 41 के तहत कोषाधिकारी द्वारा, GFAR के नियम 40 के तहत विभाग द्वारा, GFR के नियम 40 के तहत कोषाधिकारी द्वारा। तो अधीनस्थ कार्यालय में प्राप्तियों की आंतरिक जांच लेखा परीक्षा की व्यवस्था वह करवाई जाती है GF&AR के जो नियम है रूल 41 है उसके तहत विभाग या डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में विहित शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों हेतु रसीद बुक का प्रारूप संख्या एवं संबंधित नियम संख्या का सही जोड़ा बताएं। GA56 नियम 45, GA56 नियम 46, GA55 नियम 45 या GA55 नियम 46। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के जो विहित शिक्षा विभाग है उसको छोड़कर अन्य विभागों हेतु जो रसीद बुक है उसका प्रारूप है वह, उसका प्रारूप GA56 में और रूल 45 में बताया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 50 का प्रावधान संबंधित है किसी कार्यालय के नगद शेष के सत्यापन से, गैर सरकारी राशि के लेन देन से, नगद राशि को बैंक से लाने अथवा कार्यालय से बैंक ले जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने से, या नगद राशि की अभिरक्षा से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 50 है उसका प्रावधान है वह गैर सरकारी राशि के लेन देन से संबंधित है, गैर सरकारी राशि के लेन देन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजकीय कार्यालय के खजांची के कर्तव्य है राशि प्राप्त करना एवं उसकी उचित रसीद देना, रोकड़ पुस्तिका में प्राप्तियों का लेखांकन, सरकारी कर्मचारी को दी गई अग्रिम राशि में से शेष अविहित राशि जो वसूल नहीं की गई हो उसका अवलेखन करना, या बिल वाउचरों आदि की अभिरक्षा करना। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें राजकीय कार्यालय के जो खजांची हैं उसके कर्तव्य पूछे हैं। तो जो राशि प्राप्त करना एवं उसकी उचित रसीद देना ये भी खजांची का कर्तव्य है, रोकड़ पुस्तिका में प्राप्तियों का लेखांकन करना ये भी जो खजांची है उसका कर्तव्य है, और जो बिल एवं वाउचर हैं उनकी अभिरक्षा करना ये भी खजांची का कर्तव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 4। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वीकृतियां कब प्रभावी होंगी का प्रावधान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में किया गया है। नियम 69 में, नियम 70 में, नियम 71 में या नियम 72 में, रूल 69, रूल 70, रूल 71 या रूल 72। तो स्वीकृतियां कब प्रभावी होंगी इसका जो प्रावधान है वह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के जो नियम 70 है या रूल 70 है उसमें किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कोष कार्यालय द्वारा जारी चेक वित्तीय वर्ष समाप्ति तक ही वैध होता है। कोष या कार्यालय द्वारा जारी चेक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ही वैध होता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के संबंधित नियम एवं कोष कार्यालय द्वारा जारी चेक की विधि मान्यता की अवधि का सही विवरण है। नियम 74 का 21 दिन, नियम 74 का 21 दिन, नियम 74 का 30 दिन अब 3 माह, या नियम 74 का 30 दिन। तो जो कोष कार्यालय द्वारा जारी जो चेक है वह वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ही वैध होता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम से जो संबंधित नियम है एवं जो कोष कार्यालय द्वारा चेक जारी करने की विधि है उसकी मान्यता की अवधि का जो सही विवरण है वह है रूल 47A नियम 74 क में जो 30 दिन था और अब जो 3 माह कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुच्छेद जिस राशि, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अनुच्छेद जिस राशि के भुगतान की रसीद पर टिकट अनिवार्य है। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अनुच्छेद जिस राशि के भुगतान की रसीद पर टिकट अनिवार्य है, 1000 रुपए से अधिक की राशि पर टिकट अनिवार्य है नियम 84 के अनुसार,
5,000 रुपए से अधिक, नियम 84 5,000 रुपए से अधिक, नियम 85 या 10,000 रुपए से अधिक, नियम 85। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो अनुच्छेद है उसके अनुसार 5,000 रुपए से अधिक, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 85 है उसके अनुसार 5,000 रुपए से अधिक की राशि होने पर भुगतान की रसीद पर टिकट अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध कितने रुपए तक के समस्त छुटमुट क्लेम है वह तत्काल अस्वीकार कर दिए जाएंगे यदि उनके प्रस्तुत करने में हुए विलंब को कितने वर्ष से अधिक समय से पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया हो। निम्नलिखित में से उपरोक्त वक्तव्य के रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त को इंगित करें। 3 वर्ष एवं 1,000 रुपए, 1 वर्ष एवं 1,000 रुपए, 1 वर्ष एवं 100 रुपए या 3 वर्ष एवं 100 रुपए। तो सरकार के विरुद्ध जो 100 रुपए तक के जो समस्त छुटमुट क्लेम है, 100 रुपए तक के जो समस्त छुटमुट क्लेम है वे तत्काल अस्वीकार कर दिए जाएंगे यदि उनके प्रस्तुत करने में जो हुए विलंब है उनको 3 वर्ष से अधिक समय से पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष एवं 100 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रभार, आकस्मिक व्यय, सहायता अनुदान आदि के सरकार के विरुद्ध कोई भी क्लेम समयातीत कालातीत होगा यदि वह क्लेम निम्न अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जावे। 3 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष एवं 1 माह। तो वेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रभार, आकस्मिक व्यय, सहायता अनुदान आदि का जो सरकार के विरुद्ध कोई भी क्लेम है वह समयातीत माना जाएगा या कालातीत माना जाएगा यदि वह क्लेम 2 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब विभागीय तिजोरी की अभिरक्षा के लिए कोषागार में रखा जाता है तो इन तिजोरियों की चाबी के लिए उत्तरदायी है कोषाधिकारी, जिला कलेक्टर, कोष कार्यालय का सुरक्षा गार्ड या संबंधित कार्यालय अध्यक्ष या आहरण एवं वितरण अधिकारी। तो जब विभागीय तिजोरी को अभिरक्षा के लिए कोषागार में रखा जाता है तो इन तिजोरियों की चाबी के लिए है वह संबंधित कार्यालय अध्यक्ष या आहरण एवं संवितरण अधिकारी उत्तरदायी होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 25 के अनुसार लेखाधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों, लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं दायित्व का विवरण दिया गया है परिशिष्ट 2 एवं 3 में, परिशिष्ट 3 एवं 4 में, परिशिष्ट 4 एवं 5 में या परिशिष्ट 3 एवं 5 में। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 25 के अनुसार लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों, लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं दायित्व का विवरण है वह परिशिष्ट 4 एवं 5 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 254 संबंधित है प्रतिदायों के वर्गीकरण से, प्रतिदायों के लिए स्वीकृति से, प्रतिदाय करने की प्रक्रिया से या राजस्व के प्रतिदाय के आदेश का प्रवर्त रहने से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 254 है वह प्रतिदायों की स्वीकृति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब तक किसी कानून या नियम या विभागीय विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो, राजस्व के प्रतिदाय के लिए आदेश उसके जारी किए जाने की तारीख से जिस अवधि तक प्रवर्त रहेगा वह है जारी तारीख से 1 वर्ष तक, वित्तीय वर्ष के अंत तक, जारी तारीख से 1 माह तक, जारी तारीख से 3 माह तक। तो जब तक किसी कानून, नियम या विभागीय विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो, राजस्व के प्रतिदाय के लिए आदेश उसके जारी किए जाने की तारीख से 3 माह तक प्रवर्त रहेगा। जारी किए जाने की तारीख से 3 माह तक प्रवर्त रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सहायता अनुदान, अंशदान आदि की स्वीकृति के लिए सामान्य सिद्धांत सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में दिए गए हैं? नियम 252, नियम 279, नियम 280 या नियम 281। तो सहायता अनुदान, अंशदान आदि की स्वीकृति के लिए सामान्य सिद्धांत सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 280 में दिए गए हैं। ठीक है, नियम 280। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार सहायता अनुदान उचित समय के भीतर व्यय किया जाना चाहिए जहाँ स्वीकृति में समय सीमा निश्चित नहीं हो। नियम 282 में उचित समय जो स्पष्ट किया गया है वह है 6 माह, वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 1 वर्ष या 3 वर्ष। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार जो सहायता अनुदान है वह उचित समय के भीतर व्यय किया जाना चाहिए जहाँ स्वीकृति में समय सीमा निश्चित नहीं हो। तो नियम 282 के अनुसार जो उचित समय है वह है 1 वर्ष। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में बिल की परिभाषा दी गई है नियम 77 में, नियम 76 में, नियम 75 में, नियम 78 में। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में जो बिल की परिभाषा है वह नियम 75 में दी गई है, रूल 75 में।
ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय अभिलेखा नियम के नियम 74 में वर्णित ईसीएस का आशय है एक्सपेंसिबल चेक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चेन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो जो सामान्य वित्तीय अभिलेखा नियम के नियम 74 में जो ईसीएस है उसका आशय है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय अभिलेखा नियम में नियंत्रक अधिकारी की परिभाषा है जो अपने अधीनस्थ कार्यालय कर्मचारियों की उपस्थिति करते हैं, जिसे विभाग के परिसर को अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने का दायित्व सौंपा गया है, जिसे विभाग के अधीनस्थ द्वारा किए गए व्यय या राजस्व की वसूली को नियंत्रित करने का दायित्व सौंपा गया हो, या जिसे उसके कार्यक्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया हो। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में जो नियंत्रक अधिकारी की परिभाषा दी गई है वह है जिसे विभाग के अधीनस्थ द्वारा किए गए व्यय या राजस्व की वसूली को नियंत्रित करने का दायित्व सौंपा गया हो। ठीक है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू।